हेलो सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों। सच्चा बेबाक और निडर, मैं हूं आपका दोस्त हैदर। आज हम विश्लेषण करेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए का, जिसकी चर्चा आजकल रोज हो रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही आईटी सेल के धुरंधरों ने अपनी अपनी जीत के ऐसे ऐसे दावे और विश्लेषण किए हैं कि आम जनता जबरदस्त कंफ्यूजन में है कि आखिर 2024 में होने क्या जा रहा है। हम बताएंगे आपको जमीनी सच्चाई, क्योंकि गोदी मीडिया के दौर में एक अलग अंदाज। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकें, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि पूरे देश में लगभग 170 सीटें ऐसी हैं, यानी 170 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, आमने सामने की टक्कर है। याद रहे, इन 170 सीटों में से 2019 में ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये भी ध्यान रहे कि लगभग 224 सीटों पर भाजपा ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, और इनमें से ज्यादातर सीट्स वही थी जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, समझना जरूरी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजस्थान में 59%, गुजरात में 62%, हिमाचल में तो 69% वोट मिले थे। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा के वोट नहीं घटे तो कांग्रेस को कोई भी फायदा नहीं होगा, और इंडिया गठबंधन इन राज्यों में कांग्रेस की कोई मदद नहीं कर सकता। आप खुद समझ सकते हैं कि राजस्थान में ममता दीदी आकर या फिर स्टालिन आकर क्या मदद कर सकते हैं और कैसे मदद करेंगे। अगर हम अपनी बात को आसान शब्दों में कहें तो सीधे सीधे फाइट वाली सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी की 50-60 सीट्स कम नहीं हुई तो उसको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। यह भी याद रहे कि हम यहां पर यह कह रहे हैं कि सीधे सीधे फाइट वाली सीटों पर भाजपा को 50 से 60 सीटों का नुकसान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 50 सीटें कम होने से भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। और भी जगहों पर भाजपा की सीट कम होना जरूरी है। यानी 2019 वाली एनडीए, जिसके पास कुल 353 सीटें थी, यानी 353 सीटें थी, जिसमें अकेले भाजपा के 303 सांसद थे। सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है 272। यानी अभी का एनडीए, जिसकी कुल सीटें 333 हैं, उसे 225 के आसपास समेटना होगा, और इसके लिए इंडिया को 100 के आसपास सीटें एनडीए से छीननी ही होंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सीधे फाइट वाली जगहों पर कांग्रेस भाजपा की 50 सीटें कम नहीं कर पाई तो बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन अगर एनडीए की सीटें कम भी कर दे तो उसे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। यानी इंडिया को ज्यादा बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। यहां ना तो भाजपा को एनडीए की कोई पार्टी, ना ही कांग्रेस को इंडिया की कोई पार्टी फायदा पहुंचाएगी। यानी सीधे फाइट वाले राज्यों में एक कर्नाटक है। ये ठीक है कि कर्नाटका में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है और यहां की लोकल पार्टी जेडीएस कमजोर हुई है। इसलिए कर्नाटका में उम्मीद है कि वो सीधी फाइट में बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा सके। लेकिन 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 और ये बहुत बड़ा लेकिन है कि कांग्रेस अपने कर्नाटक विजय रथ को क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ले जा सकती है, क्योंकि यही वो राज्य हैं जहां कांग्रेस भाजपा की सीधी सीधी टक्कर है। इन्हीं राज्यों से कांग्रेस को भाजपा की 50 से 60 सीटें कम करनी है। इस साल के अंत तक यहां होने वाले विधानसभा चुनावों के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक कांग्रेस छत्तीसगढ़ में रिपीट कर रही है, मध्य प्रदेश में मजबूत चुनौती दे रही है भाजपा को, और राजस्थान में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ठीक है कि विधानसभा चुनाव जीतने से किसी भी पार्टी का मनोबल बढ़ता है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन इस जीत ने भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं पहुंचाया। यानी वोट देने का पैटर्न विधानसभा चुनावों में
और लोकसभा चुनावों में बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वो लोकसभा चुनाव में भी वोट हासिल करे, ताकि इन राज्यों से भाजपा की 50 से 60 सीटें घटाई जा सके, कम की जा सके। ये तो थी बात उन राज्यों की जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है। अब हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां इन दोनों महारथियों के साथ साथ गठबंधन के दिग्गज भी मौजूद हैं और खासी ताकत रखते हैं, मजबूत हैं। जैसे बिहार, जहां भाजपा के साथ लोजपा यानी लोकतांत्रिक जनता पार्टी है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी पार्टी लोजपा के दो हिस्से हो चुके थे, यानी दो भागों में बट गई थी और अब दोनों ही भाजपा के साथ हैं। इसके अलावा हम यानी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी भी भाजपा के साथ एनडीए में है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ या फिर यूं कहिए कि इंडिया में कांग्रेस के अलावा अब नीतीश कुमार की जेडीयू, तेजस्वी यादव की राजद है, साथ ही लेफ्ट पार्टी भी है यानी कम्युनिस्ट पार्टियां। यहां बिहार में तो ये साफ दिख रहा है कि इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा, यानी बिहार से भाजपा की सीट घट सकती हैं। बिहार के बाद भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र है, जहां की तैयारी काफी पहले से ही उसने शुरू कर दी है। बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और फिर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के इशारे पर अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। क्या बोला तूने? 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अच्छा ठीक है, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। घोटालेबाजों को अपने साथ मिलाकर अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब देखना यह है कि कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ मिलकर और साथ में बची कुची चाचा की एनसीपी के साथ मिलकर कैसा प्रदर्शन करती है, या फिर भतीजे की एनसीपी भाजपा को कितना फायदा पहुंचाती है। हालांकि अभी यह भी तय होना बाकी है साहब जी कि कहीं ये वो वाला मामला तो नहीं। साहब जी, ये जो चाचाई वही भतीजाई और जो भतीजाई वही चाचाई को यही नहीं। क्योंकि चाचा ने सभी को कंफ्यूज कर रखा है। इंडिया को ऐतराज है कि चाचा भतीजे से मिलते क्यों हैं, मोदी जी का स्वागत क्यों करते हैं, चाचा भी खुलकर कुछ बोलते नहीं। वैसे महाराष्ट्र में भाजपा की कमजोरी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक बार धोखा दे चुके अजीत पवार को दोबारा आजमाया जा रहा है। अगर एनडीए यानी भाजपा गठबंधन के साथ अजीत पवार चुनाव लड़े और कुछ सीटें जीती तो भी ये देखना मजेदार होगा कि वो चुनाव के बाद किधर जाते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की 13 सीटों में से 8 कांग्रेस, 2 भाजपा, 2 शिरोमणि अकाली दल और 1 आम आदमी पार्टी की है। यह अकाली दल एनडीए और आप इंडिया का हिस्सा है। अगर सीट शेयरिंग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति बनी तो यहां भाजपा गठबंधन की 2 से 3 सीटें छीनी जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसी उम्मीदें हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां इंडिया गठबंधन में अभी सपा और जयंत चौधरी की रालोट शामिल है, आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि राजनीति जो है वो सिर्फ दिमाग का ही नहीं, दिल का भी खेल है। यानी पॉलिटिक्स सिर्फ गुणा भाग से नहीं चलती, बल्कि जनता के जज्बात से भी नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। मिसाल के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव को ले लीजिए। तब बसपा और सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में था, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत भी नहीं थी। इस गठबंधन को महागठबंधन नाम दिया गया था और आपको याद होगा उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सपा बसपा का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से साफ कर देगा, लेकिन नतीजे से ठीक उल्टा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों को लगा ये गठजोड़, ये गठबंधन मौका परस्त गठजोड़ है, अवसरवादी गठबंधन जिसका कोई मकसद नहीं सिवाय मोदी को हराने के। यानी एक तरह की नेगेटिव अप्रोच इस महागठबंधन की बनी। इसके अलावा बहुत जगह सपा का उम्मीदवार ऐसा था कि बसपा वोटर उसे पसंद नहीं करता था, तो बहुत जगह बसपा का उम्मीदवार ऐसा था
कि जहां सपा के वोटर ने उसे वोट नहीं दिया। नतीजे में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 62 सीटें 2019 में उत्तर प्रदेश में जीती। इस एग्जाम्पल के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन यानी सपा और बसपा का एक हो जाना भी कामयाबी की गारंटी इसलिए नहीं बना कि जनता के सामने ये महागठबंधन अपना कोई पॉजिटिव लक्ष्य नहीं रख पाया कि जनता इस महागठबंधन को वोट क्यों दे। यानी किसी भी राजनीतिक गठबंधन का असर जनता के दिमाग में ही नहीं, दिलों में भी होना चाहिए, तभी नतीजे सामने आते हैं। जनता को लगना चाहिए कि ये सभी राजनीतिक दल महज जीतने या मोदी को हराने के लिए नहीं, बल्कि देश बदलने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए क्लियर एजेंडा होना जरूरी है। सिर्फ इंडिया गठबंधन बना लेना काफी नहीं, और हाँ, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार होना भी कामयाबी की 100% गारंटी नहीं। जैसे हमने कहा कि सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल में भी बात उतरनी चाहिए। यानी किसी भी पार्टी का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो दूसरी सभी गठबंधन की पार्टियों के समर्थकों को भी पसंद आता हो। यानी उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग के बाद इंडिया गठबंधन उम्मीदवार तय करने के मामले में भी एक दूसरे को अपनी राय दे। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है बसपा को साथ लाना। अगर इंडिया बहन जी को साथ नहीं ला पाया तो वो उत्तर प्रदेश में भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें उम्मीद है। और यहां तक आपको बात अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनावों से यह साफ है कि दक्षिण और पूर्व के राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बहुत मजबूत हैं और अपने दम पर चुनाव जीतती हैं। इनके कुछ पुराने पार्टनर्स भी हैं, जैसे तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस के साथ लंबे समय से है। उन्होंने 2019 में 39 सीटों में से 36 सीटें जीती थी। साफ है कि तकरीबन यही परिणाम 2024 में भी आने वाला है। यानी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में इंडिया को फायदा होता दिख रहा है। ऐसा ही कुछ 20 सीट्स रखने वाले केरल राज्य में भी देखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन केरल राज्य में वो एक दूसरे से लड़ेंगे। यानी एक तरफ एक राज्य में तो दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरे में एक दूसरे के खिलाफ। भाजपा का वहां कोई असर नहीं है, इसलिए लेफ्ट या कांग्रेस कोई भी जीते, फायदा इंडिया गठबंधन को ही होने जा रहा है। यानी दी केरला स्टोरी में भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में जहां 25 सीटें हैं, मुख्यमंत्री जगन की वाईएसआर कांग्रेस और 21 सीटों वाले ओडिशा का बीजू जनता दल अभी किसी की तरफ नहीं है। ये अकेले यानी बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए मैदान में उतरेंगे और नतीजों के बाद फैसला करेंगे कि इन्हें किधर जाना है। अब बात करते हैं 17 सीटों वाले तेलंगाना की। तेलंगाना में मुकाबला दिलचस्प होगा। यहां बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। हालांकि भाजपा का असर तेलंगाना के छोटे से हिस्से में ही है और भाईजान की जान भी सिर्फ हैदराबाद में ही बसती है। हाँ, कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के हौसले जरूर बुलंद हैं, क्योंकि तेलंगाना सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्नाटका से मिलता है और वहां कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो केसीआर की भारतीय राष्ट्र समिति ये इंपॉर्टेंट है, यानी बीआरएस सबसे बड़ी प्लेयर साबित हो सकती है। हालांकि बीआरएस अभी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2024 के चुनाव से पहले केसीआर इंडिया का हिस्सा बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन तेलंगाना से भी इंडिया के लिए अच्छी खबर आ सकती है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, जहां भाजपा ने बहुत कम समय में अपनी ताकत बढ़ाई है। दरअसल इसकी भी एक वजह है। एक लंबे समय से केंद्र में कांग्रेस शासन होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रही, जिसका फायदा भाजपा ने उठाया। 2019 में नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कुल 25 में से 18 सीटें गठबंधन ने जीती, यानी एनडीए गठबंधन ने जीती। हालांकि मणिपुर क्राइसिस के बाद 2024 में क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प है। 14 सीटों वाले असम में अभी भाजपा के पास 9, कांग्रेस के पास 3 और एक सीट बदरुद्दीन अजमल साहब की एआईयूडीएफ के पास है और वहां एक आजाद उम्मीदवार को भी जीत हासिल हुई। यहां अभी तक इंडिया के पास कुछ खास करने को नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां 5 सीट्स हैं,
जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो जाहिर है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां चुनाव मिलकर लड़ेंगे और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। दोस्तों, अब तक की इन सारी बातों से आप ये समझ गए होंगे कि 2024 में सत्ता परिवर्तन तभी मुमकिन है कि जब कांग्रेस सीधे फाइट वाले राज्यों कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को कड़ी टक्कर दे और उसकी कम से कम 50 सीटें कम करने में कामयाब हो जाए। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व और संगठन को कड़ी मेहनत करनी होगी। नए नैरेटिव्स, नए परसेप्शंस गढ़ने होंगे। जनता को समझाना होगा कि उनका मकसद देश बचाना है, महज मोदी को हटाना नहीं। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को सड़कों पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना होगा। खबर है कि राहुल गांधी की एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें वो काफी टाइम उत्तर प्रदेश को देंगे। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए ये एक अच्छी खबर साबित होगी। आखिर में न्यूज चैनल हमारी आवाज ये कहना चाहता है कि मुस्लिम जो देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज है, उसकी जिम्मेदारियां भी देश के लिए उतनी ही बड़ी हैं। वो संविधान जिसने उसे सभी अधिकार दिए हैं, आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। भारत को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। इस घटिया राजनीति के सबसे ज्यादा शिकार दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक ही बनने वाले हैं। ऐसे में देश के सभी सामाजिक, धार्मिक, मुस्लिम संगठनों को भारत में रहने वाले सभी धर्मों, जातियों से अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड थी। हालांकि हमारी हर वीडियो रिसर्च बेस्ड होती है, लेकिन ये पिछली वीडियो से थोड़ी ज्यादा लंबी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पर होने चाहिए ये भी कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।